हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लेक टिटिकाका को आपको सबसे पहले मैप में जाकर के व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अराल सी को लेकर के, तो अराल सी की जो लोकेशन है उसको सबसे पहले हम मैप में व्यू करेंगे। अराल सी नॉर्थ में कजाकिस्तान और साउथ में उज्बेकिस्तान जो कंट्री है उनके बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है। अराल सी जो है वो एक एंडोरिक लेक के रूप में सिचुएटेड है। एंडोरिक लेक क्या होता है? एक ऐसी वाटर बॉडी जिसमें वाटर जो है वो रिवर्स के थ्रू या किसी अदर प्रोसीजर के थ्रू वाटर आता है, लेकिन यहाँ से मतलब इनफ्लो होता है वाटर का, आउटफ्लो यहाँ से नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं एंडोरिक लेक या एंडोरिक वाटर बॉडीज। इस तरीके की जो लेक होती है, जो एंडोरिक लेक होती है, एंडोरिक वाटर बॉडीज होती है, उनमें पोल्यूशन का लेवल ठीक ठाक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिवर्स आती हैं, जिस भी तरीके से यहाँ पर वाटर डंप होता है, वो अपने साथ में कुछ ना कुछ पोल्यूटेंट्स लेकर के जरूर आती होंगी। और हमें पता है कि यहाँ से आउटफ्लो नहीं होता है। ये मेजर रीजन है कि यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स का लेवल है काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ पर जो वाटर है उसमें सैलिनिटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अरल सी की अगर हम बात करें तो 1960s से जो अरल सी है वो रेगुलर एक तरीके से श्रिंक हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैप के थ्रू आप देखने की कोशिश कीजिए। ये अरल सी शुरुआत में नेचुरल शुरुआत में था, उसके बाद में धीरे धीरे जो अरल सी है वो यहाँ पर श्रिंक होता आपको दिखेगा। लास्ट में आप देखिए कि प्रेजेंट टाइम में अरल सी का सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है। ज़्यादातर पार्ट जो है वो एक डेजर्ट रीजन के रूप में डेवलप हो गया है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है अरल सी का, वो कम्प्लीटली एक डेजर्ट रीजन के रूप में डेवलप हो गया है। इसका मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन ये है कि पहले यहाँ पर चारों तरफ से, मतलब यहाँ पर जो भी कंट्रीज है वहाँ से कोई ना कोई रिवर का ओरिजिन होता था, और जो रिवर है वो यहाँ पर इस एरिया में आकर के, अरल सी में आकर के अपने वाटर को फ्लो करती थी। लेकिन मेजर रीजन क्या रहा कि बाद में यहाँ पर कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाई गई यूएसएसआर में, जिस इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से उन रिवर्स के वाटर को डाइवर्ट कर दिया गया। जब यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये वाटर बॉडी धीरे धीरे श्रिंक होती दिखेगी। इसीलिए इस वाटर बॉडी को सी ऑफ आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक तरीके से जो लैंड है वो चारों तरफ से दिखने लग जाएगी और जगह जगह यहाँ पर आइलैंड्स बनने लग गई। तो ये अरल सी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। एक बार यूपीएससी में इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी वाटर बॉडीज जो है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होती जा रही है। ओके, तो ये आरएल सी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया था हमारी सोसाइटी के उस पार्ट को, जिसको किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन गेन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में इसने क्वेश्चन पूछा था कि जो 8 लाख का आपने इनकम क्राइटेरिया फिक्स किया है वो किसके बेसिस पर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब नीट की जो काउंसलिंग पीजी और यूजी दोनों के लिए 27% ओबीसी रिजर्वेशन एंड 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ में उनकी काउंसलिंग को अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अब मार्च 2022 में जो डिस्कशन होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, उसमें इस क्वेश्चन को हम रेगुलर करेंगे कि ये 8 लाख एनुअल फैमिली इनकम की जो लिमिट है वो आपने कैसे फिक्स की। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि देखो, जो यहाँ पर ये अगर आप देखो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब ये जो सेक्शन है उसमें आपको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस नहीं देखने को मिलेगी। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस देखने को नहीं मिलेगी। फिर आपने जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वो किसके बेसिस पर रखा है, ये क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका आंसर क्या दिया जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो नीट की जो काउंसलिंग है उसको अलाउ कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में हमें पता ही है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको अलाउ किया गया था और इसमें 10% रिजर्वेशन दिया
दिया गया। एक तरीके से इसमें प्रॉफिट दिया गया उन सेक्शंस को जिनको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन गेन नहीं था, लेकिन इससे एक सोसाइटी में जो एक स्टिग्मा बना रहता है कि सिर्फ और सिर्फ इन कैटेगरीज को ही रिजर्वेशन दिया जाता है, हम तो जनरल कैटेगरी से आते हैं, हमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, हम किसी भी तरीके का रिजर्वेशन को रेगुलर नहीं करते हैं। तो एक स्टिग्मा जो एक सोसाइटी में बना रहता है उसको डाइल्यूट करने में भी इस EWS रिजर्वेशन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, FCRA एक्ट के अंडर मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो एक NGO है जिसको मदर टेरेसा के द्वारा शुरुआत की गई थी जिसकी, और हमारे इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये NGO। उसको हमें पता है कि उसने अपना एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए डाला था तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब दोबारा से मिशनरीज ऑफ चैरिटी को रीस्टोर कर दिया गया है, मतलब इसके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसको ये यूज़ कर सकता है रेगुलर यहाँ पर सोसाइटी के बेनिफिशियल वर्क्स के लिए। FCRA आपको पता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कोई भी NGO जिसको फॉरेन से किसी भी तरीके की मनी असिस्टेंस मिलता है उस NGO को हर 5 साल में अपने आप को रिन्यू करवाना होता है। ओके, इसके अलावा कुछ और भी बेसिक फैक्ट्स हैं कि बैंक अकाउंट दिल्ली में SBI में एक ब्रांच में उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है। इसके बेसिस पर जब 5 साल के अंदर उनको रिन्यू करवाना होता है तो इसी को लेकर के मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसके अलावा ऑक्सफैम इंडिया जो कल भी हमने डिस्कस किया था, कुछ अदर NGO के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई है। हमारे इंडिया में 6000 ऐसे प्रेजेंट टाइम में ऐसे NGO है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से ना तो फॉरेन से पैसा ले सकेंगे और ना यहाँ पर कुछ उस मनी का यूज़ किया जा सकेगा। ये FCRA एक्ट इसलिए लाया गया था कि हमारे इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो 2022 के लिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी, GDP ग्रोथ कितनी रहेगी, उसके बारे में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक एस्टिमेशन लगाया है। उन्होंने बोला है कि हमने लास्ट टाइम हमारी जो GDP है, हमारी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा था। लास्ट फिशल ईयर में 7.3% तक हमारी GDP रही, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन 2022 में 9.2% जो है वो हमारी GDP रह सकती है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसे बेसिस पर जो इकोनॉमिक डाउनग्रेड देखने को मिला उसमें अपग्रेड देखने को मिलेगा। लोगों को जो लाइवलीहुड है वो दोबारा से उनको गेन होंगे और लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से आगे ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के है, दिल्ली को लेकर के बताया गया है। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि भले ही जो वीकेंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन जो भी वर्क्स यहाँ पर चल रहे हैं दिल्ली में वो रेगुलर रहेंगे, उनके ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो भी यहाँ पर जो भी लेबरर्स जो वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको किसी भी तरीके का फियर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा और अब इससे क्या होगा, हम कैसे जाएंगे अपने घर पर। तो एक तरीके से इस चीज़ को लेकर के आपको हड़बड़ाहट क्रिएट नहीं करनी है दिल्ली में। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये हमने देखा कि बॉम्बे में इसी तरीके का इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी तब इसी तरीके का इशू क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। दिल्ली सरकार ने तो ये भी बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हालांकि केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो माइल्डनेस देखने को मिल रही है ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट में, जिसकी वजह से नहीं लगता कि इस बार जो लॉकडाउन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किए जाएंगी ताकि कोविड के जो केसेज हैं वो इंक्रीज ना हो। दिल्ली सरकार ने बोला है कि मास्क को आप कैरी कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, उसके बेसिस पर कभी भी जो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ तमिलनाडु में जो रामेश्वर एक तरीके से पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पर बंद कर दिया गया है कोविड की वजह से। तो पिलग्रिम्स नहीं आने की वजह से जो कॉरिडोर है वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी में कुछ लूप होल्स क्रिएट हुए, जिसकी वजह से एक इशू क्रिएट हुआ है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक तो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, उसको लेकर के क्वेश्चन किया है कि आप इस चीज़ को अपनी तरफ से संज्ञान में लीजिए। दूसरा, हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कमेटी बनाई है इन सिक्योरिटी लूप होल्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि वहाँ पर वो भी अपनी तरफ से एक पैनल बनाए और उस पैनल जो है वो जो भी रिजल्ट है वो निकाल करके लेके आए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर और पंजाब का जो पैनल है वो मंडे तक अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है उसको और ज़्यादा आगे ना लेकर के जाए और इन्वेस्टिगेशन को मंडे तक सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करे। उसके बेसिस पर ये पता लगाया जाएगा कि सिक्योरिटी में जो भी रिकॉर्ड सामने आएंगे उसके बेसिस पर ये पता लगाया जाएगा कि ये इशू क्या रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए पेज नंबर 4 पर। ये जो आर्टिकल है, फर्स्ट जो आर्टिकल गंगा सागर मेला को लेकर के है। गंगा सागर मेला हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में एक सागर आइलैंड है, वहाँ पर फिल होता है हर साल। लगभग 5 से 6 दिन तक ये मेला चलता है और ये जो मेला है वो मकर संक्रांति फेस्टिवल के ऊपर फिल होता है। अब वहाँ का जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट, उसने अलाउ कर दिया है कि गंगा सागर मेला जो है वो रेगुलर हो सकता है। बस उनको ये करना है कि जो भी पिलग्रिम्स यहाँ पर आए वो सेफ्टी को, कोविड के जो सेफ्टी है उनको फॉलो किया जाए। कोर्ट ने गवर्नमेंट को यहाँ पर सेटअप करने के लिए बोला है कि आप हेल्थ सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं इस इवेंट के दौरान उन सारे पैनल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है गंगा सागर मेला। आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको रिलेट कर सकते हो और मेंस में आप जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर में इससे रिलेट आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर गंगा सागर मेला से रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स देखें, यहाँ देखिए पहले देखो, गंगा सागर मेला जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल है जिसको सागर द्वीप, सागर आइलैंड के ऊपर मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया में जो सागर आइलैंड है उस वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कुंभ के मेले में, इंडिया में जो कुंभ का मेला फिल होता है उसके बाद में सेकेंड बिगेस्ट फेयर है पूरे इंडिया में। इस फेस्टिवल का टाइम लगभग 6 दिन का ये मेला लगता है और जनवरी के महीने में, और मकर संक्रांति जो फेस्टिवल होता है उस दिन ये मेला होता है। अब इसमें रिचुअल्स क्या क्या होती हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं वो होली वाटर में बाथ लेते हैं। उसके बाद में वहाँ पर एक फेमस मंदिर है कपिल मुनि टेम्पल, वहाँ पर जाकर के अपनी पूजा जो भी वर्शिप है वो करते हैं। तो ये गंगा सागर मेला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ राजस्थान को लेकर के एक आर्टिकल आया है। राजस्थान स्टेट में जो साउथ वाला पार्ट है राजस्थान स्टेट का, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग करने की कोशिश की है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बांसवाड़ा में जिस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है उसको दोबारा से उसका रेप्लिकेशन करने की ज़रूरत है। रेप्लिकेशन मतलब दोबारा से उसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे लाइवलीहुड के जो नए सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुए हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो भी ग्रेन्स को उगाने की कोशिश की है, उसमें जो भी मैन्योर वो यूज़ कर रहे हैं, जो बिना किसी पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से जो इनका इनपुट होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफ़ी कम है। दूसरा, उनका जो आउटपुट है वो काफ़ी शानदार निकल करके आ रहा है। तो इस मॉडल के लिए बोला गया है कि इस मॉडल को हर एरिया में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि जब भी हम किसी रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट हमारी जनरेशन है तब तक भी वो रिसोर्सेज हमेशा रेगुलर बने रहेंगे। या अगर हम कंपैरिजन करें और अगर हम एक्सप्लॉयटेशन की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से ना सिर्फ हमारी जो रिसोर्सेज वो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और इससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी सहन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे पीएम की जो ट्रैवलिंग हुई उसी को लेकर के है। और इस आर्टिकल में सिर्फ ये बोला गया है कि जो भी इसमें रिजल्ट निकल करके आए वो पता लगना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब टेररिज्म वाला इशू और एंगल को भी ध्यान में रख करके इसमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बेसिस पर यह भी बोला गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसका भी इंक्लूजन होना चाहिए यहाँ पर, जो अपनी तरफ से यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं, सिक्योरिटी में जो भी लूप होल्स हैं उनको ध्यान में रख करके देखने की कोशिश करें। अभी हमने एक न्यूज़ में भी देखा कि जो सतलुज रिवर है, जो एक तरीके से हरीके बैराज से निकलने के बाद में सतलुज रिवर जब पाकिस्तान में एंटर होती है और हरीके बैराज के बाद में जो सतलुज रिवर है वो जिगजैग फ्लो में फ्लो होती है, जिगजैग वे में फ्लो होती है। तो कभी पाकिस्तान में जाती है, फिर इंडिया में आती है, पाकिस्तान में जाती है, फिर इंडिया में आती है। तो सतलुज रिवर में एक बोट देखने को मिली है और उससे
कुछ ही दूरी पर ये सिक्योरिटी जो लूप होल्स हैं वो क्रिएट हुए प्राइम मिनिस्टर की ट्रैवलिंग में। तो टेररिज्म के एंगल से भी इसको ध्यान में रख करके देखने की आवश्यकता है इस पॉइंट को। ओके, इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जाकर के पता लगाया जा सके कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। हमें पता है कि अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो एक एरिया है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इंक्रीज कर दिया गया है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक वो अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है। वहाँ पर हमने देखा कि ऑयल प्राइजेस की वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा प्रेसिडेंट को। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो कजाकिस्तान, हमें पता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1991 से पहले यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन बाद में डिसइंटीग्रेशन जैसे ही हुआ तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री के रूप में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इस आर्टिकल में पहले तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बताया गया है कि किस किस ने वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखो ये बोला जा रहा है कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए जिसके बेसिस पर वहाँ की पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सिर्फ ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होना ही मेजर का रीज़न नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे कारण यहाँ पर हैं कि जो लेबर एंड एथनिक अनरेस्ट देखने को मिला हाल फिलहाल के साल में। इसके अलावा और भी क्राइसिस है, लोगों के जो लाइवलीहुड है उसमें भी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, पुअर वर्किंग कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कुछ इश्यूज है जो रेगुलर बने रहे, और जो जैसे ही ऑयल के प्राइसेस हुए लोगों की जो पॉकेट है उस पर बर्डन इंक्रीज हुआ तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। 1857 की जो रिवोल्ट हमारे इंडिया में हुई उसमें पहले से बहुत सारे रीजन्स इंक्लूड हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स की वजह से लोगों में एग्रेशन देखने को मिल रहा था जो भी। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब सोल्जर्स को वहाँ पर जो नई राइफल प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें जो कारतूस को इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसको मुँह से तोड़ना होता है, और मुँह से ऐसा बोला जाता था कि उसके ऊपर गाय की और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिसकी वजह से एक तरीके से जो अनरेस्ट है वो क्रिएट हो गया, और जो म्यूटिनी है वो जो बाद में होनी थी वो पहले स्टार्ट हो, जो रिवोल्ट है जो बाद में होनी थी वो पहले स्टार्ट हो गई थी। इसी तरीके से यहाँ पर इश्यूज तो कजाकिस्तान में पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन अब ये ऑयल प्राइजेस जैसे ही हाइक किए गए तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कोशिश कर रहे हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि उन्होंने ये बोला है कि जो भी प्रोटेस्ट करता हुआ दिखे, क्योंकि उनको ये लगता है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने रशिया से भी रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी हेल्प कीजिए। इसके अलावा जो CSTO ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1992 में ताशकंद ट्रीटी के थ्रू, ठीक है, 2002 में ये जाकर के इम्प्लीमेंट हो पाया। एक तरीके के जैसे नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसमें माना जाता है कि मान लो एक कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है तो सभी कंट्रीज ये मानती हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो CSTO ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है रशिया और यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ है, स्मॉल कंट्रीज, उन सभी ने अपने आप को मिलिट्री अलायंस के रूप में एक डेवलप किया। उनका ये मानना था कि जब भी मान लो इस CSTO ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है तो ये माना जाएगा कि समस्त कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ है, और वो मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो CSTO ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी हेल्प लेने की कोशिश की जा रही है कजाकिस्तान में। लेकिन इस आर्टिकल में सबसे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि आप पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उनको प्रेजेंट टाइम में जो रेज हो रहे हैं, जो यहाँ पर वायलेंस देखने को मिल रहा है, उन सब के बेसिस पर आप कोशिश करो कि जो लोग हैं उनके बीच में जाया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुना जाए। आप जितने ज़्यादा सेंसिबल बनोगे, आपकी जो एंग्री पब्लिक है उसको आप उतने ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे। अगर आप उसके बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलिट्री का रूल चलाओगे, मिलिट्री की जो भी पावर्स है उसका यूज़ करके लोगों को चुप करवाने की कोशिश करोगे, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो और ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीज हो सकता है। उसके अलावा आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, देखो, डीलिंग विद द प्रोटेस्ट ओनली थ्रू फोर्स इंक्लूडिंग विद हेल्प फ्रॉम
रशिया द बेलारूस मॉडल वुड नॉट रिजोल्व द अंडरलाइंग इश्यूज। इससे क्या होगा कि आप फोर्स के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जो इस इशू है, जो अंडरलाइंग इशू है, जिनके बेसिस पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, उनको आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। द अदर ऑप्शन, द मोस्ट सेंसिबल वन, इज टू रीच आउट टू द एंग्री पब्लिक, होल्ड कंसल्टेशंस एंड बिल्ड कंसेंसस टू एंटर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल ऑफ कजाकिस्तान। आप जाइए, मिलिए, उनसे बातचीत करिए और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो आपके साथ में आकर के खड़ी हो सके। देखो, अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो अदर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है, टेररिज्म इंक्लूड हो सकता है, आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा सकती है, एक तरीके से आपका यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको रेगुलर करने की कोशिश की जा सकती है। तो वो लूप होल आप दीजिए ही मत ना, आप अपनी पॉपुलेशन के साथ में जाकर के बात कीजिए, आपके जो पीपल है उनके साथ में जाकर के बात कीजिए, उनसे साथ में डिस्कस कीजिए और उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। अभी हमें पता है कि COP26 की ग्लासगो में मीटिंग होती है, उसमें इंडिया ने प्लेज लिया कि 2070 तक हम नेट जीरो का जो टारगेट है, मतलब कार्बन एमिशन का नेट जीरो का टारगेट जो है वो हम 2070 तक अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है वो फॉरेस्ट की वैल्यू इस प्लेज में दर्शाई गई है कि जितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया हमारे यहाँ पर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हम क्लाइमेट चेंज जो इशू है उसको मिटिगेट करने में, उसमें जो चैलेंजेस हैं उसको कम करने में हेल्प हो सके। अब ये जो COP26 की जो मीटिंग है या फिर इसमें जो प्लेज लिया गया, इससे पहले ही 2013 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ REDD+, मतलब रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इस पॉइंट में भी यही बात रखी गई थी कि फॉरेस्ट का हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो जो भी फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स हैं उनका कंजर्वेशन करने में, एनहेंसमेंट करने में हम सब फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी बताई गई है कि अगर ग्रिस्कोम ने एक स्टडी की लैंड बेस्ड सिंक्स नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन विच ऑल्सो इंक्लूड फॉरेस्ट, उन्होंने ये बोला कि 37% ऑफ एमिशन हमारा रिडक्ट हो सकता है और हम अर्थ का जो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ अगर हम अचीव कर सकते हैं, हमें सिर्फ क्या करना होगा, जो ट्री प्लांटिंग है उसको हमें इंक्रीज करना होगा। 32% जो कार्बन स्टोरेज है वो हमारे किस में हो सकता है, फॉरेस्ट में हो सकता है। ये रिपोर्ट आई है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस मतलब IPCC की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये बोला गया है कि फॉरेस्ट कवर आप इंक्रीज करो लैंड पर, आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएंगी, एक तरीके से सोल्व होने लग जाएंगी। अब इंडिया की यहाँ पर बात की गई है कि लास्ट 6 ईयर में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर रेगुलर डिग्रेड देख रहे हैं फॉरेस्ट कवर का। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट कवर डिग्रेड हमारे यहाँ पर, दो इंडिया इज सेड टू हैव इंक्रीज्ड इट्स फॉरेस्ट कवर बाई 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द लास्ट पिछले 6 सालों में हम 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट कवर है वो हमने इंक्रीज किया है। द डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंटिन्यूज, लेकिन इसके साथ में जो डिग्रेडेशन है वो भी रेगुलर हो रहा है। एक तरीके से हम इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिग्रेड हो रहा है। ये तो ज़्यादा खतरनाक है। जो ट्री लगभग 100 ईयर्स ओल्ड है उनका कंपेरिजन 1-2 ओल्ड जो प्लांट है वो कैसे कर सकता है। आप बोल रहे हो कि हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे ओल्ड ट्रीज हैं, जो हमारे ओल्ड फॉरेस्ट हैं, उनको आप कट कर रहे हो, तो ये तो ज़्यादा डिग्रेड की तरफ आप अपने आप को भेज रहे हो। यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया की बात की गई है कि हमारे यहाँ पर कितनी डेंसिटी है। हालांकि अगर हम कोशिश करें तो काफ़ी कम हमारे यहाँ पर डेंसिटी फॉरेस्ट की देखने को मिल रही है। हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाहिए। इसके बेसिस पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में इस आर्टिकल में तेलंगाना जो हमारा स्टेट है उसके बारे में बताया गया है कि तेलंगाना स्टेट ने अपने यहाँ पर जो मॉडल है उसको भी हमें पूरे इंडिया में रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपना जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोग जो भी वहाँ की पंचायत हैं, उन सभी को इंक्लूड किया अपने इस मॉडल में, अपने इस जो मतलब स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी उन सब में लोकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ओके, ये देखो तेलंगाना हरित निधि। ओके,
तेलंगाना में एक ग्रीन फंड बनाया गया है, तेलंगाना हरित निधि, जिसमें ट्री प्लांटिंग से रिलेटेड और इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए इस तरीके का फंड होगा, उसमें जो मनी होगा उसका इसमें यूज़ किया जा सकता है। और इंक्लूजन होगा जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका। इसके बेसिस पर जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहे हैं। तो अदर स्टेट्स में भी इसके रेप्लिकेशन की ज़रूरत है, ताकि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी हमें मिल सके। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो हमारे जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो इसमें हेल्प करेंगी। हमने पहले भी देखा है कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखिए कि कोई भी मंदिर होता था, कोई भी एक तरीके से तीर्थ स्थल जो होता था, वहाँ के आसपास एरिया में हमें हमेशा फॉरेस्ट कवर देखने को मिले। उस फॉरेस्ट कवर में जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ थी वो उन फॉरेस्ट से जो भी उनके जो बेसिक प्रोडक्ट्स है उनका यूज़ भी करती थी और उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती थी। तो ये वाला जो प्रोसीजर है उसको हम रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, हमारी लोकल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जो रिजल्ट है 2070 तक जो हमने टारगेट लिया है उसको हम इजीली अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया ने अफगानिस्तान को काबुल हॉस्पिटल को फिर से मेडिसिन यहाँ पर सेंड की है। अभी हमने देखा कि इससे पहले भी इंडिया ने अफगानिस्तान को हेल्प करने की कोशिश की है। इंडिया वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पेंगोंग सो लेक को लेकर के है। अभी हमने डिस्कस किया था 1-2 दिन पहले कि पेंगोंग सो लेक का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर नॉर्थ बैंक टू साउथ बैंक को कनेक्ट करने की चाइना कोशिश कर रहा है और उसके लिए ब्रिज बना रहा है। इशू ये है कि 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश देखने को मिला तो इंडिया ने जो पेंगोंग सो लेक का जो साउथ पार्ट है उस साउथ पार्ट के ऊपर एक तरीके से कैप्चर कर लिया। देखो यहाँ पर जो हमारे इंडिया का जो लद्दाख यूटी है और यहाँ पर तिब्बत वाला जो रीजन है इसके बीच में पेंगोंग सो लेक जो है वो एक्सपेंड हुई है। तो यहाँ पर जो सदर्न पार्ट है इस बैंक का, इस लेक का, उसको कैप्चर कर लिया इंडिया ने, जिसकी वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिली। और इसी की वजह से जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है उसके ऊपर चाइना आया था, मतलब बातचीत के रास्ते पर चाइना आया था। अब यहाँ पर चाइना ये चाहता है कि जो साउथ बैंक है उसको इंडिया दोबारा से कैप्चर ना करे, इसलिए वो यहाँ पर नॉर्थ बैंक टू साउथ बैंक, मतलब यहाँ पर नॉर्थ बैंक टू साउथ बैंक एक ब्रिज बना रहा है ताकि ईजिली वो साउथ बैंक तक अपनी ईजिली अप्रोच बना सके। अभी उसको साउथ बैंक तक पहुँचने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वो कर देता है तो इससे उसकी जो टाइम कंज्यूम होता था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये बोला गया है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन जो है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था यहाँ पर, और दोनों ही कंट्री जो है वो अपनी तरफ से यहाँ की जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये है कि अगर इंडिया की सॉवरेनिटी को इससे थ्रेट मिलता है तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना ये बोलता है कि हम हमारे एरिया में, मतलब पेंगोंग सो लेक का जो पार्ट कहाँ आता है, तिब्बत वाले रीजन में आता है, वहाँ पर हम इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अदर कंट्रीज़ को इससे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया और चाइना को जो मिलिट्री टॉक्स होंगी, अभी हमने देखा कि लास्ट अक्टूबर 2021 में डिस्कशन हुआ था इंडिया और चाइना की मिलिट्री के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर को लेकर के। व्हाट इज डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर, ये टर्म्स हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये जो टर्म्स हैं वो इसलिए है कि हमें पता है कि इंडिया और चाइना कि जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर होता है। इन बॉर्डर एरिया पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के चाइना क्लेम करता है, इंडिया अपनी तरफ से क्लेम करता है। तो उन पॉइंट्स पर जो इशू है उनको सोल्व करने के लिए ये डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चलाया गया था। इन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन पॉइंट्स पर जो भी इशू है उन सभी को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे चाइना मूड में लगता नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो अपना साउथ तिब्बत डिक्लेयर करता है, वहाँ पर बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे जो पार्ट हैं, बहुत सारे जो नेम्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग चाइनीज़ लैंग्वेज में उनका नाम भी डिक्लेयर किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वो किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर चेन्नई में हम बार बार देखते हैं कि जब भी मानसून सीजन आता है तो वहाँ पर फ्लड्स वाला इशू काफ़ी देखने को मिलता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ वहाँ पर दिए हैं ताकि फ्लड्स जो इशू है उसको सोल्व किया जा सके। इसके लिए वहाँ पर एक पैनल भी बनाया गया था, फ्लड मिटिगेशन पैनल, जिसके हेड थे वी
थ्रू पुगक। उन्होंने जो भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी उसके बेसिस पर उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बोला है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि देखो आने वाले मानसून सीजन में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट ना हो फ्लड की वजह से। ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है चेन्नई को, तो इस इशू को हम सॉल्व करेंगे ये जो भी रिकमेंडेशन है उन सभी को हम इम्प्लीमेंट करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर ओडिशा जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेटवर्क का पता लगाया है जहाँ पर पोचिंग के थ्रू बहुत हमारे जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उन सभी की स्किन को या उनके जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी बॉडी के उन सब का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत सारे जो स्पेशल टास्क फोर्स है जो एक तरीके से रोकने की कोशिश करती है कि ये इलीगल पोचिंग ना हो, इन सभी के लिए ये STF है, उन्होंने 29 लेपर्ड स्किन को पिछले 2 साल में सीज किया है। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है वहाँ पर उनको भेजा है कि उनकी जांच की जाए कि ये जो स्किन है वो कितनी पुरानी है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम व्यू कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो इसलिए हमारे इंडिया में इसको इसलिए बनाया गया था कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एकेडमिक कोर्सेज है, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इसके लिए ये काम कर सके। 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और देहरादून में इसका जो सेंटर है, देहरादून उत्तराखंड की मोस्ट पॉपुलस सिटी है और इसकी विंटर कैपिटल के रूप में भी सिचुएटेड है। ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करो, जब भी किसी आप पॉइंट्स को स्टडी करो, तो आपको मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हम बॉडी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन किसी मिनिस्ट्री के अंडर रजिस्टर्ड है तो उस मिनिस्ट्री को लेकर के हमारे माइंड में बिल्कुल क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर। ओके, UPSC के प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसके विजन की बात की गई है तो वाइल्ड लाइफ रिसर्च, ट्रेनिंग, एडवोकेसी, इन पॉइंट्स के ऊपर एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको डेवलप किया गया था। इसका मिशन यही है कि जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ साइंस है, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, उन सबको हम प्रमोट कर सके और डेवलपमेंट को नर्चर कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर 11 फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें देखो कजाकिस्तान के इशू को बताया गया है। कजाकिस्तान का जो इशू है उसमें हमें पता है कि ऑयल के प्राइजेज इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला। वहाँ के प्रेसिडेंट ने रशिया की जो आर्मी है उसके साथ में आर्ग्यू किया है, एक तरीके से मतलब डिस्कशन किया है कि आप आकर के हम यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो भी कजाकिस्तान से ही रिलेटेड है। चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि हम भी कजाकिस्तान को हेल्प करेंगे, क्योंकि जो कजाकिस्तान है वो HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रीलिम्स से भी रिलेट कर सकते हो इस आर्टिकल को, और मेंस क्या जो GS पेपर 2 है उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। जो HCO ऑर्गेनाइजेशन है वो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 15 जून 2001 को संघाई चाइना में HCO का क्रिएशन हुआ था। लेकिन इसका थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये HCO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको ही पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इस HCO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशिया और चाइनीज़ है। HCO के बारे में अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो शुरुआत में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान जो है वो संघाई 5 के रूप में इसके मेंबर्स थे। बाद में 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी इंक्लूड हो जाता है और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो भी इसके मेंबर्स बन गए थे। तो कौन सा इसका
कहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी, मतलब कौन सी इसकी मीटिंग में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उसके मेंबर बने थे, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि इंडिया का जहाँ जहाँ आप इंक्लूजन देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया का कब इंक्लूजन हुआ, कौन सी मीटिंग में कौन सी तरफ से इंडिया ने अपनी तरफ से कोई बात रखी, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कौन सी मीटिंग में कौन सी समिट में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रेजेंट टाइम में एचसीओ में 8 मेंबर हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी जो कंट्रीज हैं उनकी बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, जो भी उनके म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिलेशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। कई जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर को हम फेयर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करें। इसके अलावा ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इफेक्टिव कोऑपरेशन भी करें ये कंट्री। ये सारे के सारे इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है। अब सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? एक तो सेंट्रल एशिया, इंडिया की पॉलिसी है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपनी रीच इजीली बनाया जा सके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया जो है वो कर सकता है। दूसरा, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने में इंडिया जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने में हेल्प कर सकता है। तो ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ जो आर्टिकल है वो सिडनी पॉइटर, उनकी डेथ हो गई है और वो फर्स्ट ब्लैक विनर ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑस्कर फॉर हिज रोल इन लिलीज ऑफ द फील्ड एंड इंस्पायर्ड ए जनरेशन ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट हैज डाइड एट एज 94। एन ऑफिशियल फ्रॉम द बहामियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेड ऑन फ्राइडे। इनकी डेथ हो गई है। इनको ऑस्कर मिला था कि ब्लैक, मतलब एक तरीके से ब्लैक विनर, मतलब अपनी जो कलर है उसको पीछे छोड़ते हुए उनको ये ऑस्कर प्राइज दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिस्टर पॉइटर क्रिएटेड ए डिस्टिंग्विश्ड फिल्म लेगेसी इन ए सिंगल ईयर विथ 3 1967 फिल्म्स एट ए टाइम व्हेन सेग्रेशन प्रिवेल्ड इन मच ऑफ द यूएस। ओके, वो टाइम जिस टाइम में बहुत ज़्यादा सेग्रेशन इंक्लूड था, उस टाइम भी उन्होंने ये ऑस्कर प्राइज जीता था। तो ये इनका जो नाम है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ जापान और यूएस के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है उसके बारे में बताया गया है। हमें पता है कि चाइना जो है वो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी रखता है। अभी ताइवान के साथ में भी उनके इशू चल रहे हैं। दूसरा, साउथ चाइना सी में हम उनके इशू देखते ही रहते हैं। अदर जो स्टेट है, अदर जो कंट्री है जैसे यूरोपियन कंट्री लिथुआनिया, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करके उनको अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो इसीलिए जापान और यूएस के जो डिफेंस कॉपरेशन है उनको और इंक्रीज ये दोनों कंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो चाहता है कि लगभग 50,000 यूएस ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर आए, टोक्यो वाले रीजन में, जापान वाले रीजन में, और यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है उन सभी को रेगुलर करने की कोशिश करें। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।